I have given you the assignment. I am discussing that with you कि क्या आंसर्स थे, so that कोई भी आपकी गलती हो you can identify and try from the next time. अगर assignments दिए हैं तो you should complete it on the time. Then the first question is the $71.3 billion combination between Disney and 21st century fox significantly reshaped the entertainment industry. दो चीज़ों का combination हो रहा है Disney and 21st century fox. This combination allowed Disney to acquire Fox Film and TV studios. यहाँ पे एक सबसे बड़ा हिंट हमें क्या मिल रहा है कि डिज्नी ने क्या किया है, एक्वायर की है. What does Disney do? Acquire Fox Films and TV studios along with the other assets like National Geographical and Hulu. Which kind of combination it is? इन्होंने दो तीन लोगों को एक्वायर किया, तो कौन सा कॉम्बिनेशन है ये? एक्विजिशन या मतलब मर्जर का ही काइंड होता है हमारे पास, एक्विजिशन और सेकेंड वन एब्जॉर्प्शन. So it is a kind of merger only. Like why it is merger? Because there is a combination of two entities. Expansion of core operations. Expand कौन सा हो रहा है? वही operation हो रहा है which they were doing earlier. They are not doing anything like new. Earlier जो काम कर रहे थे उसी को ही expand कर रहे हैं. And then strategic synergies. सिनर्जी से हमारा मतलब क्या होता है? 1 + 1 = 11 या 2 + 2 makes 5. थोड़ा सा अगर हम रिलेटेबल कहते हैं तो 2 + 2 = 5 कि भाई थोड़ा सा जो 2 + 2 4 होना चाहिए था कंबाइन हो गया, वो रिज़ल्ट थोड़ा सा बेटर बन रहा है. तो अब इनका रिज़ल्ट क्या हो रहा है? बेटर आ रहा है बिकॉज ऑफ दैट. सो इट कैन बी व्यूड एज एन एक्विजिशन. द ट्रांजेक्शन स्केल, स्ट्रक्चर and the strategic nature of combining the two businesses assets make it more appropriately categorized as merger. So अगर हमारा 2 मार्क का आंसर था तो क्योंकि मैंने लिखा था कि you need to answer according to 2 marks. So for that what we need to do, we need to identify the kind of thing what is actually happening and why it is merger. Like we can say 2-3 points कि why it is criticized as, why it is like identified as merger or anything else. Then the second question, the combination between Sony Corporation and Ericsson combined Sony consumers electronic expertise with Ericsson's telecommunication knowledge. Sony का क्या है? कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्सपर्टीज़ है सोनी की कि वो कस्टमर्स के कंज्यूमर लाइक गुड्स बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में डील करते हैं. वेयर एज एरिक्सन क्या है? टेलीकम्युनिकेशन के लिए कंपनी थी, लाइक मोबाइल फ़ोन्स कम्युनिकेशन के नेटवर्क्स के लिए उनके पास उस चीज़ की नॉलेज थी. द पार्टनरशिप एम टू कम्पीट इन द फास्ट ग्रोइंग मोबाइल फ़ोन मार्केट. पार्टनरशिप कहाँ पे है? क्योंकि हम पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर में ही डिफरेंस ढूंढते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो दोनों चीज़ें क्या होती है? रिलेटेबल होती हैं. सो दैट इज़ वाई यहाँ जो वर्ड पार्टनरशिप है दैट गिव्स अस मोर फोकस ऑन जॉइंट वेंचर. सो फास्ट ग्रोइंग मोबाइल फ़ोन मार्केट के लिए उन्होंने ये साथ में काम किया. सो इट वॉज जॉइंट वेंचर. जॉइंट वेंचर क्या होता? एक तो दोनों ने अपनी आइडेंटिटीज़ खोई नहीं थी, दोनों का अपना जो कोर ऑपरेशंस थे वो अलग अलग सेपरेटली चल रहे थे. जिसके लिए इन्होंने काम शुरू किया उन्होंने अपनी इस फर्म को एक न्यू नाम भी दिया. सो फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू एंटिटी फॉर्म हुई उनकी, सोनी एरिक्सन मोबाइल कम्युनिकेशन. तो दोनों ने ज्वाइन करके क्या किया? एक नया नाम बनाया, एक नई आइडेंटिटी बनाई है. कोर ऑपरेशंस अपने छेड़े नहीं है बल्कि एक न्यू फॉर्म करी आइडेंटिटी अलग से. शेयर देयर एक्सपर्टीज़ एंड रिसोर्सेज. एक्सपर्टीज़ और रिसोर्सेज को अपने ज्वाइन किया है फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ओनली. पूल्ड द रिसोर्सेज दैट आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट ओनली. सो दैट इज़ वाई इट इज़ द जॉइंट वेंचर. एंड देन टेम्पररी नेचर. वाई टेम्पररी? मतलब लाइक उनका क्योंकि जो था दैट वॉज ऑफ सम टाइम पीरियड ओनली. सो द मेन रीज़न कि ये इलाबोरेट हुआ कि इसको जॉइंट वेंचर बोला गया, दिस इज़ ऑफ द रीज़न दैट ये दोनों चीज़ें किसी में भी हो सकती हैं, बट जो टेम्पररी नेचर है फॉर जस्ट कंप्लीटिंग अ प्रोजेक्ट दैट इज़ मेनली फाउंड इन द जॉइंट वेंचर. वो पता अलग है, लेकिन एग्जाम्पल्स के लिए हमें फिर वही थोड़ा मतलब अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल से डिपिक्ट करते हैं तो हमें
मतलब इस टाइप में हमें यहाँ से जो आइडिया लगाना तभी मैंने पार्टनरशिप वर्ड इसमें ऐड ऑन किया। बट अगर मैं जनरल नेचर का लाइक एक्चुअली में जो एग्जांपल्स है तो उनमें क्या हुआ इन रियलिटी तो वो चीज़ हमें मतलब वो याद नहीं रहेगी, बट दैट इज़ फॉर डिस्कसिंग द एग्जाम्पल्स। कि मैं एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने के बहाने आपको क्वेश्चंस भी दिए, उसमें एक एक वर्ड ऐसा डाला जिससे आपको आइडेंटिफाई हो जाए और मेनली वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो सोनी एरिक्सन फिक्स द क्लासिक डेफिनेशन ऑफ अ जॉइंट वेंचर बिकॉज इट वॉज अ कोलैबोरेशन बिटवीन टू कंपनीज दैट फॉर्म्ड अ न्यू एंटिटी विद द शेयर्ड ओनरशिप, पूल्ड रिसोर्सेज एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स, की जिससे दोनों को बेनिफिट होगा। During the financial crisis of 2008, Bank of America acquired Merrill Lynch in a $50 billion deal. The combination was driven by the need to stabilize Merrill Lynch and expand Bank of America investment banking capabilities. दोनों क्या थी? बैंकिंग की कंपनीज थी, एक बेसिकली लोन देने वाला था और एक प्रॉपर बैंक ऑफ अमेरिका इज़ लाइक अ काइंड ऑफ बैंक, प्रॉपर बैंक। एक थोड़ा सा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है मेरिल लिंच। किसी को स्टेबलाइज करने के लिए किसी के पास पैसा नहीं है, सो जब भी एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करिए, व्हेनेवर अ बिग कंपनी एक्वायर्स अ स्मॉल कंपनी जिसके पास कम फंड्स हैं, अगर वो उसको कभी भी टेक ओवर करती है तो दैट इज़ ऑलवेज कंसोलिडेशन। सो व्हाई इट फिट्स द क्राइटेरिया ऑफ कंसोलिडेशन? लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ टू लार्ज एंटिटीज़ इन द सेम इंडस्ट्री। दोनों किस में थी? सेम इंडस्ट्री में थी। सेम और रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ में होना चाहिए, क्योंकि वही एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल में, एक बैंकिंग में। एग्जैक्टली। स्ट्रेंथनिंग मार्केट पोजीशन, मेन गोल क्या था कि जो मेरिल लिंच बिल्कुल डूबने वाली कंपनी थी उसको स्टेबलाइज करना कि वो डूब ना जाए। रिस्पॉन्स टू फाइनेंशियल क्राइसिस, इट वॉज अ रिस्पॉन्ड कि उन्होंने उसको एक रिस्पॉन्स किया हाउ टू टैकल द फाइनेंशियल क्राइसिस। सो फॉर हैंडलिंग दैट क्राइसिस मेरिल लिंच वॉज फेसिंग significant financial difficulties for which the second company Bank of America came and tried to hold them, because क्या एक की पोजीशन वीक है दूसरे की स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, तो जहाँ पे ये डिपिक्ट हो रहा है कि एक की पोजीशन वीक है और दूसरे की स्ट्रॉन्ग है, then that is surely a consolidation. The Bank of America Merrill Lynch deal is considered a consolidation because it involves the merging of two major financial institutions in the same industry to create a stronger, more competitive entity. Stronger चाहिए हमें, एक ज़्यादा strong, ज़्यादा competitive entity चाहिए with enhanced capabilities. The combination allowed Bank of America to expand its services, stabilize Merrill Lynch and realize significant synergies. तो क्या क्या पे फोकस हुआ कि सर्विसेज एक्सपैंड हुई, मेरिल लिंच स्टेबलाइज हुआ क्योंकि अब उसकी जो फाइनेंशियल क्राइसिस थी वो ख़त्म हुए, और जो सिग्निफिकेंट सिनर्जीज लाइक जो उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं टुगेदर आफ्टर कमिंग टुगेदर दे हैव ऑल्सो एक्सपैंड. सो इट इज़ ऑल अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंसोलिडेशन. eBay and PayPal split into two independent companies after 13 years together. 13 years के बाद they have splitted into two different companies. स्प्लिट का हमने कौन सा पढ़ा है? डीमर्जर. बेसिकली बेचने का, कोई चीज़ सेल करने का जहाँ पे भी बात हो रही है या ऐसा स्प्लिटिंग की बात हो रही है, हमने दो चीज़ें ही पढ़ी है जहाँ पे भी जाने की अलग होने की बात हो रही है. दैट इज़ डिसइन्वेस्टमेंट एंड वन इज़ डीमर्जर. डिसइन्वेस्टमेंट कहाँ पे होती है? गवर्नमेंट के केस में, और यहाँ पे क्या है? डीमर्जर, बिकॉज दे आर सेपरेटेड. दिस अलाउड बोथ कंपनीज टू फोकस ऑन देयर कोर कॉम्पिटेंसीज, कि जो उनकी कोर कॉम्पिटेंसीज थी उस पर अब वो फोकस करेंगे. विथ पेपाल ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली एज अ स्टैंड अलोन पेमेंट्स प्लेटफॉर्म. नाउ विच काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन इट इज़? इट इज़ अ डीमर्जर. वाई डीमर्जर? बिकॉज दो पहले से ही जो प्रीवियस कंपनीज एक साथ मर्ज हुई थी, दे हैव फॉर्म्ड अ सेपरेट एंटिटी नाउ. सो सेपरेशन ऑफ टू प्रीवियसली मर्ज्ड एंटिटीज़, जो पहले दो एंटिटीज़ जब पहले एक बार ही मिली थी, मर्ज हुई थी, and now they are separating off after 13 years together. Distinct business models, now they are moving on to the different models now. जो उनके पहले के मॉडल्स थे वो अब उन मॉडल्स पे कंटिन्यू नहीं करी, उन्होंने डिफरेंट मॉडल्स बनाए हैं. देन ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस, लाइक
जो अब उनके ऑपरेशंस है वो प्रॉपरली क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए हैं, किसी भी तरीके से वो एक दूसरे पे रिलेट नहीं कर रहे कि कुछ कामों के लिए साथ में आ रहे हैं और कुछ कुछ अलग कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल प्रॉपर इंडिपेंडेंट आइडेंटिटीज़ बन चुकी हैं, सारे काम उनके सारे कोर ऑपरेशंस नाउ दे आर हैपनिंग इंडिपेंडेंटली. सो दीज आर द क्राइटेरिया दैट फुलफिल इट टू बी अ डीमर्जर. The Indian government sold its entire stake to Air India to Tata Sons. Air India ने अपना पूरा का पूरा स्टेक किसको बेच दिया, टाटा सन्स को, मेकिंग अ सिग्निफिकेंट चेंज इन दी स्टेट ओन्ड एयरलाइंस. ये चीज़ भी उन्होंने मेंशन करी है. कौन सी एयरलाइंस है वो, स्टेट ओन्ड एयरलाइंस है, कि भाई किसी को नहीं पता कि एयरलाइंस अगर हमारी कंट्री की नहीं है तो. दिस मूव एम टू रिड्यूस दी गवर्नमेंट्स फाइनेंशियल बर्डन, गवर्नमेंट का फाइनेंशियल बर्डन खत्म हुआ और रिमूव्स एयर इंडियाज ऑपरेशंस, इम्प्रूव हो गए उसके ऑपरेशंस भी. तो कौन सा है, डिसइन्वेस्टमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट हैज सेल्ड देयर ओनरशिप. सो सेल ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड एसेट्स, गवर्नमेंट के जो एसेट्स थे, मैं भेज दूंगी ग्रुप में, अगर मतलब आपके पास पहले आ गए ग्रुप में तो आई विल सेंड, नो नीड टू क्लिक पिक्चर्स. सेल ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड एसेट्स, गवर्नमेंट के जो अपने एसेट्स थे वो क्या हो गए, कम हो गए, मतलब सेल आउट हो गए, सेल हो गए. प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, बिकॉज एयरलाइन वॉज द लाइक एयर इंडिया वॉज द पब्लिक कंपनी, नाउ दे हैव गोन टू द टाटा सन्स, सो दे हैव प्राइवेटाइज. एंड रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंशियल बर्डन, बिकॉज उससे जो पैसा आया एयरलाइन को सेल करके वो क्या हुआ, उनका बर्डन कम हुआ. बिकॉज ऑफ एक तो वैसे बर्डन कम हुआ कि उन्होंने अपने डेट्स को रीपे किया. सेकंड बर्डन किस तरीके से कम हुआ कि ऑपरेशनल बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन की ही बात कर रही हूँ मैं, फाइनेंशियल बर्डन में भी एक और टाइप का बर्डन कम हुआ. व्हाट वाज दैट, एयरलाइन वाज मेकिंग कॉन्टिन्यूस लॉसेज, सो नाउ द बर्डन ऑफ लॉसेज ऑल्सो गेट रिड्यूस, बिकॉज वो बर्डन किसी और को शिफ्ट हो गया. अब वो अगर लॉसेस बनाएगी प्रॉफिट बनाएगी, दोनों किसकी है, टाटा की जिम्मेदारी है, हमारी एज अ कंट्री स्टेट की गवर्नमेंट की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. सो फाइनेंशियल बर्डन में एक उनके डेट्स रीपे हुए, सेकंड उनकी जो कंपनी लॉसेस बना रही थी वो भी कम हुई. Starbucks combines with Barnes and Nobles, placing coffee shops inside the bookstores. बुक स्टोर्स के अंदर हमने कॉफ़ी रखनी स्टार्ट करी कि इनके जो बुक स्टोर्स थे बार्न्स एंड नोबल के साथ में इनके साथ स्टारबक्स ने बनाया. सो दिस पार्टनरशिप बेनिफिट बोथ द कंपनीज बाय एनहांसिंग द कस्टमर एक्सपीरियंसेस. कस्टमर के एक्सपीरियंसेस इससे बढ़ रहे हैं एंड ड्राइविंग ट्रैफिक टू बोथ द बुक स्टोर्स एंड द कॉफ़ी शॉप्स. विच काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन इट इज़, स्ट्रैटेजिक अलायंसेस, बिकॉज दे हैव कम टुगेदर फॉर अ स्ट्रैटेजी कि हमारी सेल्स कुछ टाइम के लिए ज़्यादा हो जाएंगी. Again, it is also for a temporary nature, not for the longer time periods. So answer is strategic alliances. Why? Collaboration between independent companies that are not necessarily of the same background. एक कॉफ़ी स्टोर है और एक बुक स्टोर है, दोनों का कोई रिलेशनशिप नहीं है. So कोई भी दो इंडिपेंडेंट कंपनीज आर कमिंग टुगेदर विच आर नॉट रिलेटेड इन एनी सेंस. म्यूचुअल बेनिफिट्स विदाउट ओनरशिप चेंज. ओनरशिप कहीं पे भी चेंज नहीं हुई. जॉइंट वेंचर जब हमारा होता है तो वो कुछ ना कुछ एक साथ बिजनेस में प्रॉफिट के लिए कुछ ना कुछ वो साथ में ज्वाइन करके लेके आते हैं कि लाइक 50-50% हो गया, एक टाइम पीरियड फिक्स करते हैं या एक प्रोजेक्ट का कंप्लीशन फिक्स करते हैं. जहाँ पे टाइम पीरियड भी फिक्स नहीं है, जहाँ पे हमारा कोई प्रॉफिट का रेशियो भी फिक्स नहीं है, लाइक बिल्कुल प्रॉपर एक डी नहीं बनाई गई है, दैट इज स्ट्रैटेजिक अलायंसेस. कि जॉइंट वेंचर में प्रॉपर डीड होती है कि भाई इतना % हम कैपिटल लेके आएंगे, इतना % हम ये करेंगे. यहाँ पे ये सब प्रॉपर डीड्स नहीं होती हैं, बिकॉज इट इज़ लाइक कि हम दोनों की इससे सेल्स बढ़ रही है तो जिसकी जितनी सेल्स बढ़ेगी वो उसके अकॉर्डिंग दे कैन शेयर द प्रॉफिट्स. इनमें कोई एक % प्रॉपरली डिसाइडेड नहीं होती है. Enhanced customer experiences, customers के experiences बढ़ गए because by coming to a bookstore they can enjoy the coffee or they can enjoy coffee after with the reading also. Mutual benefits without the ownership change. So these collaboration is a classic example of strategic alliances because it involved two independent companies working together to create mutual benefits without actually merging.
किसके साथ? एक वीडियो प्ले स्टेशन की कंपनी है जो वीडियो गेम बनाती है स्टेशन में, एक जो टेलर मतलब वो हेयर कटर की जो, हाँ कह सकते हैं, हाँ स्ट्रैटेजी लाइन से कि अगर उन्होंने किसी की ओनरशिप नहीं बदली, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बस यही है कि भाई जो टाइम है जब वो हेयर कट कराने आ रहे हैं, अगर वेटिंग टाइम है तो उस टाइम पे वो इंजॉय कर लें, तो दैट इज स्ट्रैटेजिक अलायंसेस। The Blackstone Group acquired Hilton Hotels in a 26 billion. The deal was highly leveraged. डील क्या थी? लीवरेज्ड है कि उन्होंने उसको एक्वायर किया, बट लेकिन पैसे कहाँ से लेके? लोन लेके, क्योंकि डेट लिया। लीवरेज उन्होंने खुद ही बोल दिया कि लीवरेज था जो वो था। सो विद अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द परचेज प्राइस फंडेड बाय द डेट, विच काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन इट इज? इट इज़ अ लीवरेज्ड बाय आउट। हमने दो तरीके के बाय आउट पढ़े थे, एक मैनेजमेंट बाय आउट, एक लीवरेज्ड बाय आउट। तो यहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेट इन्वॉल्व होता है, दैट इज़ ऑलवेज अ लीवरेज्ड बाय आउट। So क्या criteria is why it is fitting into that category? Because of the use of significant debt financing. They have like used around 70-80% of the amount in the from the debt only. Debt लेते हैं और जो अपने टारगेट कंपनी के जो हमारी टारगेट कंपनी है उसके ही अगर हम एसेट्स को उसके लिए गिरवी रखते हैं, तो दैट इज़ कि लीवरेज के लिए जो सिक्योरिटी रख रहे हैं वो भी कौन सी है? सामने वाली कंपनी की ही है। तो दैट इज़ मोर फोकसिंग ऑन डेट लाइक लीवरेज बाय आउट। सो यूज़ ऑफ सिग्निफिकेंट डेट फाइनेंसिंग, मिनिमल इक्विटी इन्वेस्टमेंट बाय दी बायर। उसने जो खुद की इन्वेस्टमेंट करी दैट इज़ वेरी लिमिटेड, बिकॉज हम यही कहते हैं कि 70-80-90% हमारा बाय आउट लीवरेज होना चाहिए, बाकी 10-20% जितना भी रिमेनिंग है दैट मस्ट बी इक्विटी ओनली। लीवरेजिंग दी टारगेट कंपनीज एसेट्स, और उन्होंने उसके लिए एसेट्स कौन से लीवरेज करे थे? जो कंपनी खरीद रहे थे उसी के एसेट्स को उन्होंने उस टाइम के लिए लीवरेज लाइक मॉर्टगेज किया था। द एक्विजिशन ऑफ हिल्टन होटल्स बाय ब्लैकस्टोन इज कंसिडर्ड अ लीवरेज बाय आउट बिकॉज इट इन्वॉल्व अ हाई लेवल ऑफ डेट फाइनेंसिंग, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ डेट फाइनेंसिंग था, विद ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इक्विटी इन्वेस्टेड बाय द ब्लैकस्टोन्स। The company's assets were leveraged to secure loans. Loans को like secure करने के लिए उन्हीं की कंपनी के assets को रखा गया था। The aim was to improve Hilton's operation to generate enough cash flow to service the debt and eventually make the investment profitable. Then the next question was, Michael Dell, the founder of Dell Inc., led a management buyout to take the companies private in a 24.4 billion deal. उन्होंने अपनी कंपनी को क्या किया? पब्लिक किया, लाइक प्राइवेट कंपनी को अपनी पब्लिक कंपनी किया, जहाँ पे उन्होंने अपने शेयर्स को जनरल पब्लिक को इशू किया। द buyout allowed Dell to restructure and focus on long-term goals without the pressure of quarterly earning reports. Explore the reasons behind the management buyout and the advantages of taking a public company private. This was a long question of 6 marks. So management buyout क्या था? जहाँ पे existing manager टीम जो है कंपनी की, वो कंपनी के शेयर्स बेसिकली सेल आउट करती है। विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग दे इंक्रीज द ऑपरेशंस ऑफ अ कंपनी, कि अगर उन्हें कंपनी के ऑपरेशंस बढ़ाने हैं तो उन्हें क्या करना पड़ता है? कहीं ना कहीं बाहर से फंड्स रेस करने पड़ते हैं। सो माइकल डेल डिसीजंस टू लेट अ मैनेजमेंट बाय आउट एंड टेक Dell Inc. private in a 24.4 billion deal in 2013 is a prime example of this strategy. What are the reasons behind it? First was desires for the operational control. Like टीम को क्या चाहिए? डायरेक्ट कंट्रोल अपनी फर्म पे ही चाहिए, वो नहीं चाहती कि किसी और की फर्म पे उनका ज़्यादा कंट्रोल हो जाए। So in a management buyout, the team gains more direct control over the company's operation and strategic direction. So as a like founder, उनको क्या लगा कि जो शेयर होल्डर्स की डिमांड है, जो Dell Inc. बेसिकली डिक्लाइन कर रहा था PC सेल्स में and increase the competition. So taking the company private allowed him to regain full control and make decisions without external pressures. कि अगर वो किसी और फॉर्म में जाता तो उसको बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर्स फील करने पड़ते बिकॉज उनका कंट्रोल डाइवर्सिफाई हो जाता, बट अब वो कंट्रोल उनका पूरे अपने पास ही है।
देन रीस्ट्रक्चरिंग ऑन ट्रांसफॉर्मेशन, अगर हमें कभी भी अपनी फर्म को रीस्ट्रक्चर करना है या ट्रांसफॉर्म करना है, लाइक लग रहा है कि हाँ हमें नीड है, हमारे पास लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज़ हैं, हमें गेन करना है मार्केट में, उसके लिए हमें पैसा चाहिए, हमें लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, सो वी नीड मनी, देन दैट इज दिस इज अगेन अ सूटेबल फर्म। रिडक्शन ऑफ पब्लिक स्क्रूटनी, लाइक अगर वो हमारे साथ डील कर रही हैं, लाइक शेयर होल्डर्स हैं, जितने भी एनालिस्ट हैं, जो मीडियाज़ हैं, उन सब का उनकी फोकस किससे हट रहा था, विद एन एम्फेसिस ऑन क्वार्टरली परफॉर्मेंस एंड शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स। सो अगर अब वो बड़ी कंपनी हो जाएगी तो उसका ये जो प्रेशर है ये कम हो जाएगा एंड इट मूव ऑन टू दी लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्ट्रैटेजीज। अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक प्राइसेस, उससे से लग रहा था कि जो उसके स्टॉक की वैल्यू है दैट वाज वेरी अंडर वैल्यूड, उनकी वैल्यू क्या थी, बहुत कम थी। सो अगर वो प्राइवेट पे चली जाएगी तो उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो फ्यूचर के लिए इंक्रीज़ हो जाएंगी जब उनकी वो फ्यूचर पे फोकस आएगा। देन मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस इन द कंपनीज फ्यूचर, मैनेजमेंट को कॉन्फिडेंस था कि अकॉर्डिंग टू आवर प्लान्स हमारा जो लॉन्ग टर्म है वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स वाज गुड, एंड अगर हम किसी और को इन्वॉल्व ना करके खुद के लिए बेटर करते हैं तो दैट विल बी अ गुड सिचुएशन। सो दिस वॉज द मेन रीज़न वाई दे हैव go through such। ठीक है, कोई डाउट? देन वी आर स्टार्टिंग विद द यूनिट 2। आई गेस यूनिट 1 में कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर हो गया होगा। सो यूनिट 2 इज मर्जर एंड एक्विजिशंस। It is all about the mergers and the acquisition theories of merger. What are the basic theories? How can we like merge and what are the necessary conditions? What are the reasons behind all that? ठीक है? So first topic is merger. A merger is a combination of two already existing independent businesses to create a single and new legal entity. So what is it? बेसिकली जो दो पहले से ही ऑपरेट कर रही थी कंपनीज उन्हीं का ही साथ में आना, दैट इज़ मर्जर। इंडिपेंडेंट बिजनेसेस टू क्रिएट अ सिंगल एंड न्यू लीगल एंटिटी, कि अब ये नहीं है कि उनकी अपनी अलग से आइडेंटिटी रहेगी। मर्जर में ये चीज़ हमेशा है कि जो दोनों की आइडेंटिटी थी वो किसी ना किसी एक की तो ख़त्म होगी ही होगी वाइल दे आर कमिंग टुगेदर। या तो ए और बी का मर्जर है, तो अगर ए ने बी को एक्वायर किया तो ए ने एक्वायर किया बी को, तो वो ए लिमिटेड बन जाएगा। वो दोनों कंपनीज थी बी और ए, बी ने अब ए को एक्वायर किया तो बी लिमिटेड बन जाएगा। वो ए बी लिमिटेड भी बन सकता है, दोनों का अगर मतलब एक्वायर नहीं किया कमिंग टुगेदर लाइक द सेम लेवल, तो वो ए बी लिमिटेड भी बन सकता है। या एक नई कंपनी सी लिमिटेड भी बन सकती है उससे, बट ए और बी अपनी सेपरेट कंपनीज उसके बाद नहीं चलाएंगे। दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड द मर्जर। उनकी अपनी इंडिपेंडेंस अलग से नहीं है कि ए और बी साथ में भी चल रहे हैं और ए और बी अलग से भी काम कर रहे हैं, तो देन दैट इज सम अदर फॉर्म, में बी जॉइंट वेंचर, में बी स्ट्रैटेजिक अलायंसेस और एनी अदर फॉर्म दैट इज ऑफ अ टेम्परेरी नेचर। सो अ मर्जर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंट बिजनेसेस टू क्रिएट अ सिंगल न्यू लीगल एंटिटी। द डिसीजन टू मर्ज इज ऑप्शनल, लाइक नो वन इज फोर्सिंग टू मर्ज, सो इट इज अ ऑप्शनल डिसीजन। यूजुअली बोथ बिजनेसेस आर सिमिलर इन साइज and scope and they both stand to benefit from the deal। like दोनों businesses जो है वो similar size के हैं, दोनों को लग रहा है कि हाँ हमारा individual scope तो है ही है, but अगर दोनों साथ में आएंगे तो benefit मिलेगा इस deal से बहुत ज़्यादा, और benefit किसको मिल रहा है, दोनों companies को मिल रहा है। so a corporation may decide to merge in order to expand into a new market। कभी कभी कंपनी मर्जर इसलिए करती है कि वो कोई न्यू मार्केट में जाएगी, दैट इज़ मेनली ऑफ अ जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, कि इन लाइक मुझे अगर अमेरिका में जाके कोई बिजनेस सेटअप करना है तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन अ न्यू बिजनेस व्हाई वुडंट आई गो टू अ कंपनी हु इज़ एक्चुअली फॉलोइंग द सेम और द सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस एंड मैं उसी में जाके अपने बिजनेस को एक्सपैंड करूँ। इससे क्या होगा, मुझे जो वो गुडविल बनाने का, प्रेशर बनाने का जो टाइम है, जो 3-4 ईयर्स मेरे उसमें अपनी एक पोजीशन बनाने में वेस्ट होंगे, उससे ज़्यादा अच्छा यही है कि मैं अभी जाके मर्ज कर लूँ। सो मेन रीज़न वाज टू एक्सपैंड इनटू अ न्यू मार्केट, ऑफर एनी न्यू सर्विसेज, लाइक इफ यू वांट टू ऑफर अ न्यू सर्विसेज टू आवर कस्टमर्स, लाइक एड ऑन सर्विसेज टू अ प्रोडक्ट,
कि हमारी राइवलरी कंपनी भी सेम चीज़ दे रही है और मैं भी सेम चीज़ दे रही हूँ, जिसकी वजह से मेरी सेल्स कम हो रही हैं. सो वाई वुडंट आई गिव समथिंग न्यू, समथिंग यूनिक, समथिंग एड ऑन सर्विसेज टू द कस्टमर्स, सो दैट मेरी जो सेल्स है वो इंक्रीज़ हो जाएगी. तो मेरे प्रोडक्ट की जो एड ऑन सर्विसेज दूसरी कंपनीज़ देती हैं, लाइक अगर जैसे पहले के टाइम पर रेडियो कंपनीज़ होती थी, अब रेडियो कंपनीज़ ने क्या किया, आपके साथ में एक मेमोरी कार्ड भी देना ऑफ़र कर दिया कि जिसमें आपके फेवरेट गानों को उन्होंने ऐड ऑन कर दिया, या कोई सब्सक्रिप्शन दे दिया आपको मोबाइल फ़ोन्स के साथ, या जैसे अब रिचार्ज में ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि अगर आपने ये रिचार्ज किया तो आपको साथ में डिज्नी हॉटस्टार का पैकेज मिल जाएगा. कुछ भी ऐसा ऐड ऑन सर्विसेज आप लोग दे रहे हैं, तो आप मर्ज कर रहे हैं दूसरी कंपनीज़ के साथ जो आपको ऐड ऑन सर्विसेज आपके प्रोडक्ट्स को ऐड ऑन कर सके. और बेसिकली टू सेल अ न्यू प्रोडक्ट की वो दूसरी कंपनी अगर अलग चीज़ बनाती है तो आपके पास ऑप्शन हो जाएगा नया प्रोडक्ट बेचने का. दे कैन ऑल्सो मॉडिफाई प्राइजिंग मेथड्स, इन्हांस मैनेजमेंट. प्राइजिंग मेथड जो वो पहले चार्ज कर रहे थे वो मेथड इससे बदल सकते हैं. मैनेजमेंट बदल सकती है, मैनेजमेंट इम्प्रूव हो रही है बिकॉज ऑफ दी मैनी अदर मैनेजमेंट इन दी फर्म. टैक्स ऑब्लिगेशंस कम हो जाती हैं अगर आप जॉइंटली काम कर रहे हैं, तो आपकी जो टैक्स ऑब्लिगेशंस है वो दोनों की कहीं ना कहीं ओवरऑल वो कम हो रही हैं इन टोटल. एंड लेसन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दी services you were offering, like service the work you are doing, so some duplicate tasks are cut off. क्योंकि पहले कुछ duplicate tasks होते थे because you were two different identities, but now you are coming together. So like some advertisement expenses, some other work which leads to duplicacy, so वो सब कम हो रहे हैं, तो आपके operational expenses भी क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं. So in the end, business merged to grow in size. Business is like merging to grow to get bigger स्कोप और इनकम. साइज़ में भी बढ़ सके, उनकी इनकम भी बढ़ सके, और जो स्कोप है उनका वो भी लिमिटेड ना रहे. इट ऑल्सो गेट इंक्रीज. पुट अनदर वे, मर्जर्स इंक्रीज कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स. अ मर्जर इज अ यूनियन ऑफ टू बिजनेसेस दैट आर अराउंड द सेम साइज. इट इज डिस्क्राइब्ड एज एन एग्रीमेंट इन विच द एसेट्स ऑफ अ नंबर ऑफ कंपनीज आर ट्रांसफर्ड टू और प्लेस्ड अंडर द मैनेजमेंट ऑफ वन बिजनेस. सो क्या हो रहा है, जितने भी उनकी एसेट्स वगैरह है, एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें उन दोनों के जो भी एसेट्स हैं दे आर कमिंग टुगेदर एट वन प्लेस अंडर द वन मैनेजमेंट, विच माइट और माइट नॉट बी आइदर ऑफ द ओरिजिनल ऑफ द टू बिजनेसेस. या तो फिर वो उन दोनों में से कोई एक बिजनेस हो सकता है जो मैनेजमेंट है, वो उन दोनों में से किसी एक की मैनेजमेंट हो सकती है, आइदर और एनी अदर बिजनेस और एनी अदर मैनेजमेंट which has or almost all of its shareholders of the other two businesses as stockholders. It could also refer to the merging of several different businesses into the one. Like अभी हमने एग्जाम्पल डिस्कस कर ही लिए कि ए फॉर्म्स और बी है, तो अगर वो मर्ज हो रहा है तो बी लिमिटेड भी नाम हो सकता है, ए लिमिटेड भी नाम हो सकता है, सब न्यू कंपनी सी लिमिटेड भी हो सकता है. What are the reasons for the merger? Now ये सिनर्जी तो हमारे हर किसी का ही बेनिफिट है. लाइक जिसमें हम डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर डीमर्जर कर रहे हैं, उन दोनों को छोड़ दो, बाकी सब में हमारा सिनर्जी पॉइंट तो आएगा ही आएगा जितने भी हम फॉर्म्स पढ़ चुके हैं. सो बेनिफिट हमें कब मिल रहा है, जब हमारी दो अलग अलग लोगों की एडवांटेज हमें एक कॉमन जगह पे मिल रही है. दोनों के लाइक जनरली भी अगर दो लोग हैं तो दोनों में किसी में से एक के पास कुछ अच्छा होगा, दूसरे के पास कुछ और अच्छा होगा. एक के पास पैसे ज़्यादा हो सकते हैं, एक के पास नॉलेज ज़्यादा हो सकती है, एक्सपर्टीज़ ज़्यादा हो सकती है, एक का एक्सपीरियंस पुराना एक्सपीरियंस अच्छा हो सकता है, बट एक के पास नए लोगों को क्या चाहिए वो सर्वे का वो माइंडसेट ज़्यादा हो सकता है. तो हमेशा वही है कि जब सिनर्जीज हो रही है तो आपके पास जो बेनिफिट्स आ रहे हैं वो टोटल इन टोटल अच्छे आ रहे हैं. circumstance in which the resulting company is worth greater than the whole of the merging firms respective values is referred to as synergy. 2 plus 2 equals 5 is the definition given. So advantages other than those associated with the economies of scales are referred to the synergy. कि advantages जो हमें किससे मिलती है, economies of scale से मिलती है. economies of scale मतलब क्या होता है, जब हम प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे कर रहे हैं तो हमें पर यूनिट कॉस्ट क्या होती है, बहुत कम पड़ती है. जितना हम एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने लग जाते हैं उतनी पर यूनिट कॉस्ट कम पड़ जाती है बिकॉज ऑफ द फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो लिवाए हो ही रहे हैं. मुझे अगर 20 प्रोडक्ट के लिए एडवर्टीज़मेंट करना है तो भी मैं वही एक्सपेंस करूँगी, वेयर मुझे 25 प्रोडक्ट्स के लिए करना है तो भी मैं वही एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंस करूँगी. तो वो एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंसेस 4-5 यूनिट से इतने ज़्यादा बढ़ नहीं जाएंगे.
बट हमारा रेवेन्यू बढ़ सकता है, तो दैट इज़ वाई वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल उन्हें ऐसे बहुत सारी चीज़ों में मिल जाता है. देन स्ट्रैटेजिक चेंज, combinations are employed mostly in the form of technical innovation. Combination किस फॉर्म में लग रहे हैं? Technical innovation, like they are having some new techniques and regulatory framework modifications to quickly respond to the changes in the external environment. Deregulation brought about the removal of obstacles in the financial services industries. तो कुछ भी उनका स्ट्रैटेजिकली चेंज हो रहा है, उनकी जो न्यू नॉलेजेस आ रही हैं, न्यू टेक्निकल इनोवेशंस आ रही हैं, इम्प्रूवमेंट्स जो भी आ रही हैं, फाइनेंशियल ऑब्स्टेकल्स जो हैं वो कम हो रहे हैं. तो दैट इज़ वाई ऑल एनी ऑफ दिस रीज़न, एनी ऑफ द स्ट्रैटेजिक चेंज इम्प्रूव्स देयर स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ ऑफ ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस जो है उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है. सो इंडियन कॉर्पोरेशंस हैज़ अ स्मॉल साइज एंड अ लोअर कैपेबिलिटी. लाइक जो इंडिया की जितनी कॉर्पोरेशंस है, ज़्यादातर साइज़ बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं कि वो ग्लोबली अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सके. कैपेबिलिटी भी लोअर होती है. सो इंडियन इंडस्ट्रीज नीड टू एक्सपैंड देयर कैपेसिटी, introduce new technologies because they don't have such new technologies, but if they need the new technologies they can call somebody from the outside with that technology, and cultivate export markets to remain competitive with the MNCs. So labor costs are lowered and a large number of producing enterprises can access the marketplaces thanks to the deregulation and the globalization. Because of this regulations जो पहले बहुत सारी थी, रोक टोक थी, आप बाहर से बहुत ज़्यादा सामान नहीं मंगवा सकते, ये नहीं कर सकते, तो उन सब की वजह से या ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब आपको क्या हो रहा है, वो बेनिफिट लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए मिल रहा है. देन डाइवर्सिफिकेशन, लाइक आपके पास ऑप्शन होता है टू नॉट टू एक्सपैंड ओनली बट ऑल्सो टू डाइवर्सिफाई इन सम अदर प्रोडक्ट लाइन. सो अगर आप मर्ज कर रहे हैं, यू ऑल्सो हैव दी ऑप्शन टू डाइवर्सिफाई. सो कॉन्ग्लोमरेट मर्जर्स वही होते हैं जहाँ पे हम किसी नए डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन वालों के साथ मर्ज कर रहे हैं. सो कॉन्ग्लोमरेट मर्जर्स रेफर टू दीज काइंड ऑफ मर्जर्स. एवरीवन वांट्स टू एक्सपैंड देयर बिजनेस पोर्टफोलियोज एंड इन ऑर्डर टू ग्रो लार्जर एंड फास्टर बिकॉज दे बिलीव दैट बिग इज़ ब्यूटिफुल. तो दैट वाज ये इनकी स्ट्रैटेजी है कि भाई हम जितना बड़ा होता जाएंगे हमारा प्रॉफिट वगैरह सब कुछ उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा. सो बिकॉज ऑफ दैट वी ऑल्सो मर्ज विद द कंपनीज दैट इज़ मेकिंग सम different categories of products. Market penetration, it means your size in the market. अगर एक प्रोडक्ट मार्केट में 100 प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, 100 पेन्स बिक रहे हैं, तो उसमें से आपके कितने पेन्स हैं? अगर उसमें से आपके 30 पेन्स हैं तो इट मीन्स योर मार्केट पेनिट्रेशन साइज इज 30%. So this refers to creating sizable new markets for an organization's current offerings. Markets that are growing increasingly international and global are typically those where market penetration strategies are implementing. कि कैसे मैं फोर्स लगाऊँ, फोर्सफुली या फोर्स लगाऊँ, कुछ भी ऐसा करूँ जिससे मेरा मार्केट शेयर इंक्रीज हो सके. सो मैनी कंपनीज आर लाइक कमिंग इनटू द मर्जर बिकॉज ताकि उनका जो साइज़ है मार्केट में वो बढ़ सके. कि अगर मार्केट में 50 गुड्स बिल सेल आउट हो रहे हैं तो उसमें से 40 गुड्स मेरे होने चाहिए. सो इफ़ आई वांट दैट थिंग आई विल मर्ज विद द कंपनी सेलिंग द सेम प्रोडक्ट जिससे हमारा मार्केट शेयर बढ़ सकता है. सस्टेनेबल ग्रोथ, बेसिकली इफ अ सिचुएशन इज कमिंग पर माई ग्रोथ इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज आई एम लैकिंग बिहाइंड इन द टेक्नोलॉजी और एनी अदर थिंग जिसमें जो मेरे पास नहीं है, मेरी वीकनेसेस हैं जिसकी वजह से मे बी मेरी ग्रोथ ना हो सके, मेरे बिजनेसेस बंद हो जाएं. सो फॉर दैट ग्रोथ I need somebody to support me, maybe with the new technology, maybe with some finances. So a company's ability to enhance value, remain viable and remain dynamic depends on its ability to grow. कि जो भी मार्केट में चेंजेस वगैरह आ रहे हैं, डायनामिक मार्केट के जो बदल रहे हैं, अगर हमें उसके अकॉर्डिंग सस्टेन रहना है तो वी नीड सम हेल्प. सो ग्रोथ कुड पोटेंशियली रिजल्ट इन इंक्रीज अर्निंग्स एंड वैल्यू फॉर द शेयर होल्डर्स. A business can expand into its current markets and enter new ones in order to meet its growth. ठीक है, so this was the reasons why basically merger was happens. Synergies बढ़ जाती हैं, strategic changes उनके लिए हैं कि strategies कुछ बदलनी है तो
ग्लोबली compete करना है आउटसाइड द इंडिया, बिकॉज हमारी छोटी कंपनीज हैं, हमें चाहते हैं कि हम बड़े एक्सपैंड करें, तो वी नीड समबडीज हेल्प. डाइवर्सिफिकेशन, इफ वी वांट टू गो इनटू सम न्यू मार्केट. देन मार्केट पेनिट्रेशन, अगर हमें अपना मार्केट का साइज़ बढ़ाना है तो. देन ग्रोथ, अगर हमें लग रहा है कि ग्रोथ नहीं है हमारे पास इतनी अच्छी, और इफ़ वी वांट दैट ग्रोथ, तब भी हमें ये चीज़ चाहिए. देन एक्विजिशन. एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? एक्वायर. मर्जर में हमने मोस्टली पढ़ा कि 2-3 जगह हमने पढ़ा कि साइज मस्ट बी इक्वल. लाइक बोला नहीं है हमेशा बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, बट इट शुड बी लाइक सिमिलर साइज होना चाहिए. रिकमेंडेड ये है. वेयर एज एक्विजिशन में यही डिफरेंस है कि एक कंपनी थोड़ी छोटी है और एक कंपनी थोड़ी बड़ी है. सो देयर इज़ नो क्रिएशन ऑफ अ न्यू कंपनी थ्रू एन एक्विजिशन. कोई नई कंपनी नहीं क्रिएट हो रही है एक्विजिशन में. रेदर द स्मॉलर बिजनेस इज फ्रिक्वेंटली एब्जॉर्ब बाय द लार्जर वन. क्या हो रहा है? स्मॉल बिजनेस जो है उसको एक्वायर कर रहा है लार्ज वन, गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस एंड हैविंग इट्स एसेट इंटीग्रेटेड इनटू इट. कि जो उसके जो एसेट्स हैं उसको अपने में मिक्स कर रहा है, इंटीग्रेट कर रहा है खुद में. कंपेयर टू द मर्जर्स, एक्विजिशन ऑल्सो नोन एज टेक ओवर्स. क्या बोलते हैं एक्विजिशन को? टेक ओवर्स भी बोलते हैं. जनरली हैव अ मोर नेगेटिव कॉनोटेशन. क्या है इसमें? जनरली नेगेटिव माना जाता है एज कम्पेयर टू द मर्जर्स, बिकॉज हेयर आइडेंटिटी ऑफ वन इज completely lost. So because of this, even though an acquisition is obviously a takeover, the acquiring company may refer to it as a merger. जो एक्वायरिंग कंपनी है वो उसको क्या बोलती है? तब भी कहीं ना कहीं मर्जर ही बोलना प्रेफर करती है, बिकॉज उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है अदरवाइज. When one business assumes full responsibility for another's operational management choices, like जब एक बिजनेस पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है सेकेंड वन की, तो दिस इज ऑल्सो एज एन एक्विजिशन. लार्ज सम ऑफ मनी आर नीडेड फॉर द एक्विजिशन, बट द बायर हैज़ ऑल द पावर. कि उसे पैसे बहुत ज़्यादा देने पड़ेंगे एक्विजिशन के लिए. मर्जर के लिए इतना पैसा किसी को नहीं देना पड़ रहा, बिकॉज दोनों सेम टाइप की कंपनीज आ रही हैं, दोनों को बेनिफिट हो रहा है. बट हेयर व्हाट इज़ हैपनिंग, एक कंपनी दूसरी वाली को जब खरीद ही रही है, टेक ओवर कर रही है, तो इस टाइम पे उनको क्या देना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा. लेकिन उसके बदले जो बायर है उसको क्या मिल रही है? पावर मिल रही है बहुत ज़्यादा. उसको उस कंपनी पे भी प्रॉपर पावर मिल रही है. Businesses may buy out another business to gain economies of scale. Why they are buying out another business? Because they get the economies of scale by producing in a large quantity, which drives down the cost as the output rises. मतलब economies of scale का मतलब यही है कि cost कम हो जाती है जैसे जैसे output बढ़ रहा है. By purchasing its suppliers, business may want to increase their market share, cut expenses and launch new product lines. बिजनेसेस चाहते हैं कि उनका मार्केट शेयर बढ़े, एक्सपेंसेस कम हो और न्यू प्रोडक्ट लाइंस में वो आए. सो व्हेन टू डिस्टिंक्ट एंटिटीज कम टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल न्यू ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज नोन एज अ मर्जर. ऑन द अदर हैंड, एन एक्विजिशन इज द टेकिंग ओवर ऑफ वन कंपनी बाय अनदर. एक्विजिशन में क्या हो रहा है? कंपनी टेक ओवर कर रही है, एंड इट कैन बी कैरिड आउट इन एन एफर्ट टू इंक्रीज अ कंपनीज मार्केट शेयर और अचीव न्यू हाइट्स फॉर इट्स शेयर होल्डर्स. Now what are the reasons for acquisition? First is obtain new technology or knowledge. नई टेक्नोलॉजी को obtain करने के लिए, न्यू नॉलेज इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं बिजनेसेस आ रहे हैं साथ में, तो एक ना एक चीज़ किसी के पास अच्छी होगी ही तो वो हमें मिल जाएगी. मे बी वो कोई टेक्नोलॉजी है लेटेस्ट या फिर नॉलेज है. सो बिजनेस दैट डोंट अडेप्ट टू चेंजिंग इंडस्ट्रीज विल नॉट सर्वाइव. For this reason, businesses are constantly searching for the ways to purchase other businesses that can provide them with the new technology and skills. We may anticipate that many of the large oil and gas companies will start investing in the green energy companies. मतलब हमें धीरे धीरे देखेंगे कि बहुत सारी जो ऑयल और गैस कंपनीज है वो ग्रीन एनर्जीज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगी. वाई? बिकॉज जो एनर्जी है नाउ they are transforming into the green energy within the next 10 years, कि उनका फोकस उसी चीज़ पे है.
Scaling economies, like वही कि bigger trends to be preferable because of the reason of economies of scale कि ज़्यादा बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करेंगे तो कॉस्ट रिडक्शंस होंगी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस मिलेंगी जो स्मॉल बिजनेसेस के पास नहीं होती हैं. देन मार्केट शेयर में क्या है? एक्विजिशंस. Market share acquisitions tend to be on CEO's mind since businesses are continuously assessing their position in relation to their competitors. Like अगर हम अपने competitor से अपनी position को देख रहे हैं तो हमें बहुत बार हमारे mind में आता है कि we need to increase our level. So for increasing that level, what we need? We need some strong position. और वो strong position कैसे आएगी? जब हमारा actually में share क्या होगा? बढ़ जाएगा. So this market share acquisition possibly the most typical reason for the mergers or acquisition deals. Of course, one problem with this is that antitrust groups get upset when a company has an excessive amount of market share. कि कोई ना कोई उसको बुरा मान सकता है जो भी उसके लिए लाइक एग्री नहीं है या जो हमारे कॉम्पिटिटिव हैं, एंटी ट्रस्ट हैं, वो उस चीज़ के लिए बेकार मान सकते हैं कि हमारा शेयर बढ़ गया बिकॉज ऑफ दैट जेलसी, कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स. बट वैसे ओवरऑल अगर हमें अपना मार्केट शेयर बढ़ाना है तो दिस इज़ द मोस्ट गुड वे कि हमारा मार्केट शेयर बढ़ जाएगा. जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, वही अगेन द रीज़न इज़ कि अगर हमें बाहर कहीं और कंट्री में किसी और जगह पे जहाँ पे हम बिज़नेस नहीं करते हैं हमें वहाँ पे अपना बिज़नेस एक्सपैंड करना है तो वी विल हैव अ ऑप्शन ऑफ जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन. Over the years, geographic diversity has been a major value driven in merger and acquisition, and this makes sense. So instead of starting from the beginning in a foreign nation, why not purchase an already existing cash generating corporation? कि अगर हमें beginning से start करना है कोई foreign company में तो हम instead of starting from the beginning कोई ऐसे ही already existing company को क्यों ना purchase कर लें. ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो वो भी जो प्रॉफिट जनरेट कर रही हो, अगर ऐसी कंपनी को ऑलरेडी एग्जिस्ट करेंगे, परचेज़ करेंगे तो उसके वजह से जो उसका एरिया का जो भी उसके बेनिफिट्स हैं वो सब हमें मिल जाएंगे. क्योंकि हर अपने एरिया का सबको अपने बहुत अच्छा पता होता है तो हमें उसकी एक्सपर्टीज़ मिल जाएंगी इन दैट एरिया, उसका मार्केट शेयर मिल जाएगा इन दैट एरिया. ठीक है, क्लियर है? देन द नेक्स्ट टॉपिक इज़ थ्योरीज ऑफ मर्जर. वी विल स्टार्ट विद इन 5 minutes. सो थ्योरीज ऑफ मर्जर में हमारी पहली थ्योरी है डिफरेंशियल एफिशिएंसी थ्योरी. डिफरेंशियल एफिशिएंसी थ्योरी, दो वर्ड्स हमारे मेनली हमें यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, डिफरेंट एंड एफिशिएंसी. एफिशिएंसी मीन्स आवर एबिलिटी टू कंप्लीट द वर्क विद द मिनिमम टाइम एंड विद मिनिमम रिसोर्सेज. एफिशिएंट होने का मतलब क्या है? मिनिमम रिसोर्सेज यूटिलाइज करना एंड मिनिमम टाइम के साथ जो भी टाइम पीरियड है उस टाइम पे काम कंप्लीट कर देना मिनिमम टाइम लेके. अब डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है? डिफरेंसेस कोई भी दो अलग अलग लोग अलग किसी भी बेसिस पे डिफरेंशिएट करना उन्हें. तो वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो एफिशिएंसी है वो दो लोगों की, दो कंपनीज़ की क्या है? डिफरेंट है. तो जब दो लोग डिफरेंट एफिशिएंसीज़ के साथ आते हैं तो उनमें एक चीज़ होती है कि जो दूसरे की एफिशिएंसी है वो भी हमें मिल जाएगी और वी विल गेट दी बेटर रिजल्ट्स आउट ऑफ दैट. कि अगर एक थोड़ा सा कम एफिशिएंट है, एक ज़्यादा एफिशिएंट है, अब एक दो फ्रेंड्स है, एक इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है पढ़ाई में, या एक मैथ्स में कम अच्छा है, दूसरा अकाउंट्स में अच्छा है, या मैथ्स में और एक थ्योरी सब्जेक्ट्स में ज़्यादा अच्छा है, तो वो जब दोनों साथ में आ रहे हैं, दोनों की अलग अलग एफिशिएंसीज़ हैं, बट वाइल दे आर कमिंग टुगेदर उन्हें बेनिफिट क्या मिल जाएगा? दोनों का मिल जाएगा. क्योंकि मैथ्स वाला उसे मैथ्स पढ़ा रहा होगा तो उसका मैथ्स इम्प्रूव हो जाएगा, दूसरा उसे थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं तो उसकी थ्योरी इम्प्रूव हो जाएगी. चाहे दूसरे को थ्योरी ना भी आती हो बट एटलीस्ट एक की मैथ्स तो इम्प्रूव हो जाएगी. तो दिस इज़ द मेन लाइक ये जो थ्योरी है इसका यही फोकस है. सो डिफरेंशियल एफिशिएंसी थ्योरीज ऑफ मर्जर्स सजेस्ट दैट मर्जर्स एंड एक्विजिशन अकर्स when one firm can manage and utilize the resources of another firm more efficiently than its current management. जब वो उसके resources को उससे ज़्यादा effectively manage कर पाएगी. According to this theory, the acquiring firm believes that it can improve the performance
एक्वायरिंग फर्म को क्या लग रहा है कि वो सामने वाले की परफॉर्मेंस को क्या कर देगी, इम्प्रूव कर देगी। प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी क्योंकि परफॉर्मेंस का रिजल्ट प्रॉफिटेबिलिटी से ही पता चलता है। और एफिशिएंसी ऑफ द टारगेट कंपनी बाय अप्लाइंग इट्स सुपीरियर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, जो उसमें सुपीरियर पावर्स हैं, जो उसकी मैनेजमेंट में चीज़ें अच्छी हैं, अगर वो पावर्स उसमें लगाएगी तो ऑपरेशनल प्रोसेसेस की वजह से, न्यू टेक्नोलॉजीज़ की वजह से, सब कुछ की वजह से जो पहले वाली कंपनी है उसका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगा। दिस थ्योरी टिपिकली अप्लाइज व्हेन अ लेस एफिशिएंट फर्म इज टेकन ओवर बाय मोर एफिशिएंट फर्म लीडिंग टू इंक्रीज इन दी ओवरऑल परफॉर्मेंसेस। यहाँ पे बात किसकी हो रही थी, एफिशिएंसी की, कोई और चीज़ नहीं है कि मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, रिसोर्सेज हैं, बट उन रिसोर्सेज को जब अच्छे से यूटिलाइज नहीं करा जा रहा, एफिशिएंटली उनका यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, तो तब जो मर्जर है दैट इज़ डन इन दिस केस। अब इसके की नोट्स क्या हैं, क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जब डिफरेंशियल एफिशिएंसी थ्योरी होती है तो अप्लाई। फर्स्ट इज इनएफिशिएंसी ऑफ द टारगेट कंपनी, जो टारगेट कंपनी है वो स्पेशली क्या होगी, इनएफिशिएंट होगी, क्योंकि वही हम बात करें कि एक लेस एफिशिएंट है, एक मोर एफिशिएंट है। सेकेंड, सुपीरियर मैनेजमेंट ऑफ द एक्वायरिंग कंपनी, जो एक्वायरिंग कंपनी उसकी मैनेजमेंट क्या है, सुपीरियर है, दैट इज़ गुड और बेटर देन दैट ऑफ द फर्स्ट टारगेटिंग कंपनी। थर्ड, सिनर्जीज एंड इम्प्रूवमेंट, तो उसका जो रिजल्ट आएगा दैट लीड्स टू द इम्प्रूवमेंट इन द कंपनी, क्योंकि उनकी जो सिनर्जीज है, जो उनकी एक्चुअल वैल्यू है वो आफ्टर कमिंग टुगेदर विल इंक्रीज, और नेसेसरीली ये क्या है कि इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए उसके बाद, क्योंकि हम इसलिए उसको ले रहे हैं, टेक ओवर इसलिए कर रहे हैं कि जो इनएफिशिएंट कंपनी है वो एफिशिएंट बन सके, तो वी नीड द रिजल्ट एंड फॉर दिस दैट रिजल्ट वी नीड इम्प्रूवमेंट्स। नाउ व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंशियल एफिशिएंसी थ्योरी, क्या एग्जाम्पल है कोई इस थ्योरी का, तो दो एग्जाम्पल इज टाटा मोटर्स एंड जैगुआर लैंड रोवर। 2008 में इनका एक मर्जर हुआ था, टाटा मोटर्स का जैगर लैंड रोवर का। टाटा मोटर्स एक इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनी एक्वायर्ड जैगुआर लैंड रोवर फ्रॉम दी फोर्ड। एट द टाइम जैगर लैंड रोवर वॉज स्ट्रगलिंग विद प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज अंडर दी फोर्ड्स ओनरशिप, कि जब उसके पास फोर्ड की ओनरशिप थी तो उस लैंड रोवर को बहुत दिक्कत आ रही थी प्रॉफिटेबिलिटी में, उसमें बहुत इनएफिशिएंट थी, उनके काम करने में उन्हें दिक्कत आ रही थी। Then Tata Motors believed it could manage that Land Rover's resources and operations more effectively than the Ford, कि उसे लगा कि वो Ford से ज़्यादा उसको अच्छे से मैनेज कर पाएगी। So they have managed, and what happens after the post acquisition? Tata Motors turn around JLR by investing in new models, improving manufacturing efficiencies and expanding its global presence. तो उससे उसकी बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई, और इसका मतलब इसका अगर रिजल्ट देखते हैं हम और ज़्यादा लेटर ऑन, तो द कंपनी हैज़ ऑल्सो एक्सपैंडेड दी ऑपरेशंस, और वो अब अगर इन फ्यूचर देखें तो वो टाटा मोटर से ज़्यादा अच्छा ग्रो कर रही है। क्लियर है डिफरेंशियल एफिशिएंसी थ्योरी? कोई है और एग्जाम्पल आप लोगों के माइंड में? वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन और आइडिया ने, लेकिन दोनों ने साथ में आके भी ग्रोथ अच्छा ही नहीं किया, और वैसे मतलब उसमें दोनों में से कोई ज़्यादा एफिशिएंट था ही कहाँ, दोनों ही ऐसे थे। मर्जर हुआ था उनका, बट डिफरेंशियल एफिशिएंसी हम नहीं, मतलब लाइक वो दोनों ही इनएफिशिएंट थे, वो मर्ज हुए बिकॉज दोनों इनएफिशिएंट थे। जैसे अभी हमने हमारी नेक्स्ट थ्योरी आएगी इनएफिशिएंट मैनेजमेंट थ्योरी, लाइक मतलब वो वैसे दोनों ही इनएफिशिएंट थे, तो दोनों में से कोई भी एक ऐसा नहीं था कि जो बहुत एफिशिएंट वन था कि इसलिए उन्होंने उसको टेक ओवर किया। और आप कौन सा कह रहे हो? टाटा स्टील और कोरेस किस चीज़ का ब्रांड था? स्टील का। हाँ, तो उनमें अगर मतलब क्या दिक्कत थी, ये मुझे उनका रीज़न नहीं पता। जो कोरेस थी वो ऊपर कंपनी थी, मतलब वॉल्यूम में देखा जाए तो ऊपर कंपनी टाटा स्टील, लेकिन टाटा स्टील से एक्वायर किया उसका, तो वो उसका लाइक वैसे टर्नओवर ज़्यादा था, बट उसने स्टिल उसे एक्वायर किया था, तो मे बी वो रीज़न हो सकता था कि उनका मैनेजमेंट, इट कैन बी लाइक कि मैनेजमेंट अच्छा नहीं था या इनएफिशिएंसी, इसी दोनों में से कुछ भी हो सकता। ठीक है, आई हैव एडेड एग्जाम्पल्स, वरना मज़ा नहीं आता है आप लोगों को, है ना, इसलिए मैंने दोनों सारी थ्योरीज में एग्जाम्पल ऐड ऑन करे हैं।
ठीक है। द नेक्स्ट इज इनएफिशिएंट मैनेजमेंट थ्योरी। अभी इनइफेक्टिव उनकी वैसे एफिशिएंसीज अच्छी नहीं थी, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। जो मैनेजमेंट डिसीजंस लेती है, मे बी मैनेजमेंट की डिसीजन कैपेबिलिटी अच्छी नहीं है, उन्हें नहीं पता है एट द राइट टाइम व्हाट दे नीड टू डू। सो मैनेजमेंट को एक्वायर कर रहे हैं वो यहाँ पे। कंपनी से ज़्यादा उनको किस चीज़ को इम्प्रूव करना है, कंपनी के मैनेजमेंट को, कि अगर उसके ओनर्स वगैरह बदलेंगे तो वो कंपनी बेटर परफॉर्म करेगी। हाँ जी, सॉरी, मैनेजमेंट बाय आउट जो हमने अभी पढ़ा था, हाँ मतलब उसी का एग्जाम्पल ही हो सकता है ये। बिकॉज वी आर बाइंग बिकॉज ऑफ जस्ट द मैनेजमेंट। So the inefficient management theory of merger suggests that mergers and acquisitions occur when the management of a target company is considered ineffective or inefficient. वहाँ पे उसके operations को inefficient कहा गया था differential inefficiency theory में, उसको कहा गया था कि वो चीज़ अच्छी नहीं है। यहाँ पे किसको कहा गया है, मैनेजमेंट को। So leading to under performance, की मैनेजमेंट अच्छी नहीं है इसलिए उनकी परफॉर्मेंसेस क्या है, अंडर परफॉर्म हो रही है। सो इन दिस थ्योरी द एक्वायरिंग फर्म बिलीव दैट द टारगेट कंपनी इज अंडर वैल्यूड। यहाँ पे उनका क्या बिलीव आया कि जो टारगेट कंपनी थी दैट इज अंडर वैल्यूड, इट मीन्स वो कम वैल्यू की ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रखी है। सो ड्यू टू इट्स पुअर मैनेजमेंट एंड बाय रिप्लेसिंग और रीस्ट्रक्चरिंग द मैनेजमेंट द फर्म कैन इम्प्रूव द टारगेट्स परफॉर्मेंसेज एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो इसकी वजह से जब उन्हें लगता है कि उसकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, हम उसकी मैनेजमेंट को रिप्लेस करेंगे, मैनेजमेंट को रिमूव करेंगे, तो जो रिजल्ट्स हैं वो क्या आ सकते हैं, पहले से बहुत बेटर हो सकते हैं। दिस थ्योरी इम्प्लाइज दैट द एक्विजिशन इज ड्राइवन बाय द बिलीफ दैट द कंपनी इज़ नॉट ऑपरेटिंग टू इट्स फुल पोटेंशियल। उन्हें ये लग रहा है कि यहाँ पे क्या बिलीव है कि जो कंपनी है उसका जितना अपना पोटेंशियल है वो अपने फुल पोटेंशियल के अकॉर्डिंग दे आर नॉट working, they are not utilizing their true potential. Why? Because of the bad decision making of the management, poor decision quality, poor leadership strong नहीं है, कोई strong leader नहीं है, और inefficient use of resources, and that management practices can unlock their value। कि अगर उसकी वजह से जैसे ही better management practices आएंगी, कोई अच्छे leaders मिल जाएंगे, कोई डिसीजन मेकर्स अच्छे हो जाएंगे, तो उनसे क्या होगा, कंपनी की जो एफिशिएंसी है दैट विल इम्प्रूव। व्हाट आर द की फीचर्स? अभी हमने क्या पढ़ा मेनली कि मैनेजमेंट अच्छी नहीं होनी चाहिए, कि मतलब एक की मैनेजमेंट बेकार है, दूसरी में ये बिलीव है कि भाई स्ट्रैटेजीज अच्छी नहीं है, एक्वायरर्स जो है, जो एक्वायर कर रहा है उसको ये लग रहा है कि अगर मैं इस कंपनी में मैनेज करूँगा या जो मेरी मैनेजमेंट है वो इसको हैंडल करेगी तो दे विल श्योरली आउट परफॉर्म। सो फर्स्ट इज अंडर परफॉर्मिंग टारगेट कंपनी, जिसको हम फोकस कर रहे हैं, जो कंपनी की हम बात कर रहे हैं दैट मस्ट बी अंडर परफॉर्मिंग। इट मीन्स दे आर परफॉर्मिंग नॉट अप टू द लेवल जैसे बाकी उस लेवल की कंपनीज परफॉर्म करती हैं। पुअर लीडरशिप और स्ट्रैटेजी, लीडरशिप क्या है उनकी, बहुत पुअर है। जो भी लीडर्स हैं, जो भी उनके हायर अथॉरिटीज़ हैं, जो वो हायरार्की फॉलो कर रहे हैं दैट इज़ नॉट गुड। जो भी टॉप लेवल के लोग हैं उनको कुछ ना कुछ डिसीजंस बनाने नहीं आते हैं या लीडरशिप चलानी नहीं आती है, दे डोंट नो हाउ टू बिकम अ लीडर। और स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है, क्योंकि स्ट्रैटेजी अगेन उन्हीं लोगों ने बनाई है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत कहाँ है, मैनेजमेंट लेवल पे, टॉप लेवल पे दिक्कत है। एक्वायरर का एम क्या है कि वो मैनेजमेंट को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा और अपनी नई मैनेजमेंट लेके आएगा। एग्जाम्पल ऑफ इनएफिशिएंट मैनेजमेंट थ्योरी, क्राफ्ट हीन्स एंड यूनिलीवर। यूनिलीवर तो हमने सबने ही सुनी है, क्राफ्ट हीन्स नहीं भी सुनी होगी। सो 2017 में दे हैव अटेम्प्टेड द एक्विजिशन बट इट एक्चुअली नॉट हैपेंड बिकॉज यूनिलीवर हैज़ रिजेक्टेड दैट ऑफर। In 2017, Kraft Heinz made an attempt to acquire Unilever. Made an attempt, not actually they have acquired, but they have made an attempt to acquire Unilever, a global consumer good company. कि Unilever जो वही हिंदुस्तान यूनिलीवर से भी लिमिटेड है और वैसे एक अलग भी है ये, तो उन्होंने एक कंज्यूमर गुड्स में वो डील करती है बेसिकली। सो ऑल्दो द एक्विजिशन डिड नॉट गो थ्रू, एक्विजिशन हो नहीं पाया, वाई? Because Kraft Heinz rationale for pursuing the deal provides an example of the
इनएफिशिएंट मैनेजमेंट थ्योरी, कि ये जो एग्जाम्पल दे रहा है वो इसी का ही दे रहा है, क्योंकि उन्होंने यूनिलीवर को इसीलिए अडॉप्ट करना चाहा था बिकॉज उन्हें ये लग रहा था कि जो उसकी मैनेजमेंट है वो अच्छी नहीं है। क्राफ्ट हिंस बैक्ड बाय 3G कैपिटल वॉज नोन फॉर इट्स कॉस्ट कटिंग स्ट्रैटेजी। जो क्राफ्ट हिंस है उसे इसलिए मेन फेमस है कि उसकी जो स्ट्रैटेजीज़ है वो क्या है, बहुत कॉस्ट कटिंग है, कि वो कैसे कम से कम पैसे में काम करना जानते हैं और ऑपरेशनल एफिशिएंसीज उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। सो उनको लग रहा था कि अगर वो यूनिलीवर की मैनेजमेंट को अपने आप ले लेंगे, अपने अंडर कर लेंगे, तो वो रिज़ल्ट बहुत बेटर आ जाएंगे और उनकी सारी इनएफिशिएंसीज़ को इम्प्रूव करेंगे और कॉस्ट उनकी कम कर देंगे, तो जिसकी वजह से उनके रिजल्ट्स बेटर आ जाएंगे। बट वो एक्चुअली में नहीं हो पाया बिकॉज दे हैव यूनिलीवर कंपनी हैज़ रिजेक्टेड दैट ऑफर एंड दे हैवंट डिसाइडेड टू मर्ज विद देम। सिनर्जी थ्योरी क्या पढ़ा अभी तक हमने बार बार? सिनर्जी का मतलब वन प्लस वन 11 थोड़ा सा अनरियलिस्टिक माना जाता है, 2+2 वो थोड़ा सा वही है। तो वही कि हम नहीं कह रहे कि आप कम हो या हम कम हैं, हम दोनों में से कोई कम है, हम नहीं कह रहे हैं, बट लेकिन अगर जब हम साथ में आएंगे तो बिकॉज ऑफ द एडवांटेजेस और कम्पिटिटिव एडवांटेजेस ऑफ बोथ ऑफ अस, कि हम दोनों में से कुछ हमारे में दोनों में अपनी अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जब हम मर्ज होंगे, एक दूसरे की वीकनेसेस को कवर कर लेंगे, तो रिजल्ट्स क्या होंगे, बहुत बेटर हो सकते हैं। So the synergy theory of merger and acquisition possesses that when two companies combine, the resulting entity will be more valuable than the sum of the individual companies. कि individual companies के sum से ज़्यादा वो तब फ़ायदेमंद हैं when they are coming together, तो उनकी वैल्यू तब ज़्यादा है। In the other words, the combined company can achieve greater efficiency. कि जो combined company है वो क्या अचीव कर पाएगी, ग्रेटर एफिशिएंसी अचीव कर पाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, देन आइदर कंपनी को डू ऑन इट्स ओन। जितना वो इंडिविजुअली अपना प्रॉफिट अर्न कर सकती थी, जितना वो इंडिविजुअली अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकती थी, उससे बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स तब मिलेंगे व्हेन दे आर वर्किंग और कमिंग टुगेदर। दिस एडिशनल वैल्यू क्रिएटेड फ्रॉम द मर्जर इज़ रेफर्ड टू एज सिनर्जी, कि इसकी वजह से जो उनकी एडिशनल वैल्यू क्रिएट हुई है दैट इज सिनर्जी। सिनर्जीज कैन टेक वेरियस फॉर्म्स। सिनर्जीज बहुत तरीके से हो सकती है, लाइक कॉस्ट सेविंग्स, कि उनकी जो कॉस्ट है वो कम हो रही है, रेवेन्यू इन्हांसमेंट, रेवेन्यू बढ़ रहा है दोनों का साथ में आके, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ रही है कि ऑपरेशंस अच्छे से कर पा रहे हैं, एफिशिएंट कम प्राइस में कर पा रहे हैं, मार्केट पावर यानी कि मार्केट शेयर बढ़ रहा है। तो इनमें से उन्हें कुछ भी फ़ायदा सिनर्जीज से हो सकता है। द आइडिया इज़ दैट मर्जर विल अलाउ बोथ द कंपनीज टू लीवरेज देयर स्ट्रेंथ। आइडिया क्या है, इसकी वजह से क्या होगा, दोनों कंपनीज की स्ट्रेंथ क्या होगी, इम्प्रूव होगी, इनएफिशिएंसीज कम होंगी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, दैट वाज नॉट पॉसिबल इफ़ दे वर नॉट टुगेदर। देन टाइप्स ऑफ सिनर्जीज आएंगी, क्या क्या सिनर्जीज हमें मिल सकती हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं। अभी हमने ऐसे ही एक वे में पढ़ा, अब इनके नाम के साथ पढ़ेंगे। पहला क्या है, कॉस्ट सिनर्जीज। कॉस्ट सिनर्जीज मतलब हमारी क्या हो रही है, कॉस्ट कम लग रही है पहले से। कॉस्ट सेविंग्स अचीव बाय एलिमिनेटिंग डुप्लीकेट फंक्शंस। कॉस्ट सेविंग कैसे मिल रही है, जब हम क्या एलिमिनेट कर रहे हैं, जो फंक्शंस हम, जो काम हम दो अलग अलग होके डुप्लीकेट वे में कर रहे थे। इट कैन बी लाइक हायरिंग सम एचआर्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड, लाइक पहले 4 एचआर थे हमारे पास और सामने वाली कंपनीज़ के पास 3 एचआर्स थे, अब मिला के हमें सिर्फ 5 एचआर्स की ज़रूरत पड़ रही है, इतना ज़्यादा नहीं है। अकाउंटेंट्स की कम ज़रूरत पड़ रही है, ऑडिट एक ही बारी हो रहा है, बहुत सारे और लाइक चेकिंग और अलग अलग तरीके की चेकिंग्स होती हैं कंपनीज़ की, कोई इंस्पेक्शंस होती हैं, वो सारी चीज़ें अब एक ही बार हो रही हैं। तो उन सब के खर्चे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस एक साथ करने पड़ रहे हैं। सब बिकॉज ऑफ ऑल दैट डुप्लीकेशन फंक्शंस, शेयरिंग रिसोर्सेज, कि कुछ रिसोर्सेज एक साथ ही शेयर कर रहे हैं। लाइक अगर हम कॉलेजेस के लेवल पे ही बात करते हैं
तो कॉलेजेस को लाइब्रेरी में बहुत सारे अलग अलग सब्सक्रिप्शंस लेने पड़ते हैं फॉर दी लाइक सम रिसर्च काइंड ऑफ वर्क दे नीड टू टेक सम वेरियस सब्सक्रिप्शंस, और वो सब्सक्रिप्शंस बहुत महंगे महंगे भी होते हैं। तो अगर दो कॉलेजेस अब वो मिलके एक साथ ले रहे हैं तो उन्हें कॉस्ट तो अभी भी उतनी ही देनी पड़ेगी जो सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट है। ऐसा नहीं है कि वो नंबर ऑफ़ यूज़र से बढ़ रही है, वो एक URL पे एक लाइक डोमेन नेम पर एक ही यूज़ हो रही है। तो उससे क्या है, उनकी वो सारी चीज़ों की कॉस्ट ऐसे कम हो सकती है व्हेन दे आर टुगेदर। सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल उससे मिल रहा है। तो इट इज़ ऑफन रेफर टू एज ऑपरेशनल सिनर्जी ऑल्सो। देन सेकेंड इज़ आर रेवेन्यू सिनर्जीज। रेवेन्यू क्या है, बढ़ रहा है। रेवेन्यू बिकॉज ऑफ दी न्यू मार्केट, हमें नया मार्केट मिल रहा है, आपका मार्केट शेयर हमें मिल रहा है, कुछ ना कुछ की वजह से या मार्केट में ऐसा आया कि अब ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं। तो अब जैसे मुझे लगा कि डिज़नी और हॉटस्टार साथ में आ गए, तो डिज़नी से क्या है, मेरा अगर इफ़ आई एम अ मदर तो मुझे क्या होगा कि मेरे बच्चों को देखने के लिए भी वो कार्टून का चैनल मिल जाएगा और मुझे अपने लिए सीरियल्स मिल जाएंगे। सो विद दैट माइंडसेट आई हैव परचेज दी डिज़नी प्लस हॉटस्टार। और चीज़ें भी हैं, नेटफ्लिक्स हो गया, कुछ और हो गया, मैं सब्सक्रिप्शन उसका भी ले सकती हूँ, बट उसमें क्या है, सिर्फ मुझे बेनिफिट मिलेगा। बट यहाँ पे